नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानव इतिहास के सबसे घातक संघर्षों में से एक को क्या प्रेरित किया? पहली विश्व युद्ध, जिसे अक्सर महान युद्ध कहा जाता है, ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस वैश्विक आपदा का कारण क्या था? आज हम पहली विश्व युद्ध की ओर ले जाने वाले जटिल घटनाओं की लहर में गहराई से उतर रहे हैं। आइए बड़े चित्र से शुरू करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप, यह एक बड़े परिवर्तन का समय था, जब साम्राज्य शक्ति और प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। महाद्वीप एक शक्ति के ड्रम की तरह था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था ताकि इसे भड़काया जा सके। सबसे पहले हमारे पास राष्ट्रवाद है। देशों को अपनी पहचान पर गर्व था और वे अपनी प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे। इससे बहुत तनाव पैदा हुआ, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मिश्रित जातीय जनसंख्या थी। उदाहरण के लिए बाल्कन राष्ट्रवादी भावना का एक केंद्र थे। अब आइए साम्राज्यवादी दौड़ के बारे में बात करते हैं। यूरोपीय शक्तियां विशाल उपनिवेशी साम्राज्य बनाने की दौड़ में थीं। वे दुनिया भर में संसाधनों, भूमि और राजनीतिक प्रभाव की चाह रखती थीं। यह प्रतिस्पर्धा अक्सर संघर्ष और देशों के बीच कड़वाहट का कारण बनती थी। जर्मनी, एक अपेक्षाकृत नया देश, इस साम्राज्यवादी खेल से बाहर महसूस कर रहा था। उन्होंने अपने लिए सूरज में एक स्थान चाहा। जैसा कि कैसर विलियम ट्वाई ने कहा, अब एक सैन्य कमान की बात करते हैं। देशों ने अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण एक चिंताजनक गति से किया। यह एक सशस्त्र दौड़ की तरह था, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जर्मनी और ब्रिटेन विशेष रूप से नौसैनिक विस्तार में प्रतिस्पर्धी थे। इस निर्माण ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया। सभी को लगा कि उनके पड़ोसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आइए गठबंधनों के प्रणाली को न भूलें। यूरोप दो मुख्य खेमों में विभाजित था। एक तरफ हमारे पास त्रिकोणीय गठबंधन है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली। दूसरी तरफ फिर से त्रिकोणीय गठबंधन है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। गठबंधन संतुलन बनाए रखने और युद्ध को रोकने के लिए बनाए गए थे। विडंबना यह है कि उन्होंने इसके विपरीत परिणाम दिया। अब चलिए एक विशेष घटना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 28 जून 1940 को आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रो हंगरी के सिंहासन का उत्तराधिकारी। बोस्निया में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हत्यारा एक बोस्नियाई राष्ट्रवादी था, जिसका नाम गैवरिलो प्रिंसिप था। इस घटना को अक्सर पहली विश्व युद्ध के लिए निकटवर्ती ट्रिगर कहा जाता है, लेकिन यह हत्या वैश्विक संघर्ष का कारण कैसे बनी, यह सब उन गठबंधनों पर निर्भर करता है जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया को हत्या के लिए दोषी ठहराती है और युद्ध की घोषणा करती है। रूस ने सर्बिया के साथ गठबंधन किया और अपने दोस्तों की रक्षा के लिए अपनी सेनाओं को जुटाया। जर्मनी ऑस्ट्रो हंगरी का समर्थन करते हुए रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा करता है। ब्रिटेन, जो फ्रांस और रूस के साथ जुड़ा हुआ था, संघर्ष में खींच लिया गया। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह था, जिसमें एक के बाद एक देश लड़ाई में शामिल होते गए। आइए एक पल के लिए जनमत की भूमिका पर विचार करें। यूरोप में कई लोगों ने शुरुआत में युद्ध का स्वागत किया। हवा में देशभक्ति की भावना के साथ एक उत्साह का अनुभव हो रहा था। कुछ लोग उस आतंक और तबाही को नहीं समझते जो आगे आने वाली थी। आर्थिक कारक भी युद्ध की शुरुआत में एक भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक विकास ने नए आर्थिक शक्तियों का निर्माण किया था। देश बाजारों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह आर्थिक प्रतिद्वंद्विता मौजूदा तनावों में और वृद्धि कर रही थी। हमें सामाजिक विकास के प्रभाव का भी उल्लेख करना चाहिए। यह विचार डार्विन के विकास के सिद्धांत को मानव समाजों पर लागू करता है। कुछ नेताओं का मानना था
कि युद्ध राष्ट्रीय श्रेष्ठता साबित करने का एक स्वाभाविक तरीका था। यह खतरनाक सोच ने युद्ध को अनिवार्य और यहाँ तक कि वांछनीय बना दिया। अब हम प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार करते हैं। नए हथियार और सैन्य नवाचार युद्ध की प्रकृति को बदल रहे थे। मशीन गन, टैंक और रासायनिक हथियार जल्द ही अपने घातक पदार्पण करेंगे। फिर भी कई सैन्य नेता पुराने सोचने के तरीके में फंसे हुए थे। उन्हें यह एहसास नहीं था कि ये नई तकनीकें युद्ध के चेहरे को कैसे बदल देंगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई एकल कारक पहली विश्व युद्ध का कारण नहीं बना। यह विभिन्न तत्वों के एक साथ आने का एक सही तूफान था। अब चलिए दीर्घकालिक तनाव के साथ साथ तात्कालिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो एक वैश्विक संकट का निर्माण करती हैं। आइए इन कारणों के मानव लागत पर एक पल विचार करें। आने वाले संघर्ष या आने वाले वर्षों में लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे। संपूर्ण पीढ़ियां आधुनिक युद्ध के आतंक से डर जाएंगी। दुनिया का नक्शा फिर से बनाया जाएगा और पुराने साम्राज्य ढह जाएंगे। अब चलिए अजीब युद्ध की कठोर वास्तविकता के बारे में बात करते हैं। यह 1916 का साल है और अगर आप पश्चिमी मोर्चे पर एक युवा सैनिक हैं तो यह सब कुछ अजीब है और यहीं आप खाएंगे, सोएंगे और लड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको प्रभावित करती है वह है गंध। यह कीचड़, सड़ते भोजन और मानव अपशिष्ट का मिश्रण है। यह बुरी गंध अत्यधिक है और कभी दूर नहीं होती। ये दुश्मन की गोलीबारी से कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन ये सुरक्षा बिल्कुल भी परिपूर्ण नहीं है। आपकी दैनिक दिनचर्या जल्दी शुरू होती है। आमतौर पर सुबह के उजाले से पहले आप स्टैंड 2 के लिए पर्याप्त खुले हैं, जहां सभी संभावित दुश्मन हमले के लिए तैयार होते हैं। युद्ध के दौरान हमेशा करने के लिए काम होता है। आप खाई के नुकसान के हिस्से की तैयारी कर रहे होंगे या आप चौकी पर हो सकते हैं, दुश्मन की गतिविधियों के किसी भी संकेत के लिए निगरानी करते हुए। भोजन के समय बहुत ताजगी होती है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद न करें। आपका खाना अक्सर गोमांस, कठोर बिस्कुट और चाय पर आधारित होता है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको कुछ जैम या पनीर मिल सकता है। पानी सीमित है और अक्सर प्रदूषित होता है। कई सैनिक दस्त और अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। जैसे जैसे रात होती है, असली खतरे शुरू होते हैं। यही वह समय है जब अधिकांश छापे और हमले होते हैं। आप अंधेरे में चौकी देते हैं। दुश्मन के हमलों का लगातार डर आपको सतर्क रखता है। आपका बिस्तर आमतौर पर बस एक लकड़ी की पट्टी या कीचड़ भरी जमीन होती है। चूहे चारों ओर हैं जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है उस पर भोजन कर रहे हैं। कीचड़ की बात करें तो यह हर जगह है। जब बारिश होती है तो खाइयां कीचड़ में बदल जाती है। निरंतर तनाव और आघात स्थायी निशान छोड़ देते हैं। खाइयों में बनने वाली दोस्ती गहन होती है और अक्सर अल्पकालिक होती है। आप अपने साथी सैनिकों पर जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं, लेकिन कई घर नहीं लौटते। खाइयां युद्ध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। अब चलिए इस संघर्ष को परिभाषित करने वाली कुछ प्रमुख लड़ाइयों का पता लगाते हैं। सबसे पहले है 1914 में हुई मारने की लड़ाई। यह लड़ाई फ्रांस के पेरिस के पास हुई, जब युद्ध के प्रारंभिक चरण में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, जो फ्रांसीसी राजधानी पर कब्जा करने की धमकी दे रही थी। एक निराशाजनक कदम के रूप में फ्रांसीसी और ब्रिटिश बलों ने पलटवार किया। उन्होंने मोर्चे पर सैनिकों को समर्थन या परिवहन के लिए टैक्सियों का उपयोग किया, जिससे इसे मारने का चमत्कार उपनाम मिला। यह लड़ाई जर्मन प्रगति को रोकने में सफल रही और अजीब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद हमें उर्दन की लड़ाई का सामना करना पड़ता है, जो 1916 में हुई। यह मानव इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। यह 300 दिनों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप 7 लाख से अधिक हताहत हुए। जर्मन सेना ने फ्रांसीसी शहर उर्दन पर हमला किया। उनका लक्ष्य फ्रांस को कमज़ोर करना था, ताकि वे
अपने प्रतीकात्मक स्थान की रक्षा करने के लिए मजबूर हों। भारी नुकसान के बावजूद फ्रांसीसियों ने डटे रहने का निर्णय लिया और कहा कि वे नहीं गुजरेंगे। उर्दन फ्रांसीसी दृढ़ता और बलिदान का प्रतीक बन गया। अब हम सोमोन की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, जो 1960 में हुई थी। यह एंग्लो फ्रेंच आक्रमण वर्दुन पर दबाव को कम करने के लिए था। यह एक सप्ताह तक चलने वाले तोपखाने के बमबारी के साथ शुरू हुआ, जो जर्मन मोर्चों पर किया गया। पहले जुलाई को ब्रिटेन की सेनाएं हमले के लिए आगे बढ़ीं। पहले दिन ही ब्रिटेन को 60,000 हताहत हुए। यह लड़ाई महीनों तक चलती रही, बहुत कम ज़मीन हासिल करते हुए, और इसका भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। अंत तक 1 मिलियन से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए। 1917 में हमें पास चेन डाले की लड़ाई मिलती है, जिसे यप्रेस की तीसरी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। यह लड़ाई बेल्जियम में हुई और इसके भयानक हालात के लिए याद की जाती है। भारी बारिश ने युद्ध के मैदान को कीचड़ में बदल दिया और पुरुष और घोड़े कीचड़ में डूब गए और कई शव कभी नहीं मिले। यह लड़ाई 3 महीने तक चली और केवल कुछ मील की भूमि हासिल की। इसे अक्सर युद्ध व्यर्थता और मानव लागत के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। आइए हम अपने ध्यान को पूर्वी मोर्चे और 1916 के ब्रुसिलोव आक्रमण पर केंद्रित करें। यह रूस का सहयोगी युद्ध प्रयासों में सबसे बड़ा योगदान था। जनरल अलेक्सेई ब्रुसिलोव ने ऑस्ट्रो हंगरी बलों के खिलाफ एक विशाल हमले का नेतृत्व किया। यह आक्रमण प्रारंभ में बहुत सफल रहा, दुश्मन को पीछे धकेलते हुए। हालांकि रूस को भारी नुकसान हुआ और वे इस प्रगति को बनाए नहीं रख सके। इस लड़ाई ने रूस और ऑस्ट्रो हंगरी दोनों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। पश्चिमी मोर्चे पर 1918 में हमें मारने की दूसरी लड़ाई मिलती है। यह जर्मनी का युद्ध का अंतिम बड़ा आक्रमण था। उन्होंने उम्मीद की थी कि वे अमेरिकी सैनिकों के आने से पहले जीत लेंगे। हालांकि सहयोगी अब अमेरिकी सैनिकों को शामिल करते हुए सफलतापूर्वक पलटवार किया। यह लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर मोड़ का संकेत थी। इसके बाद सहयोगी युद्ध के अंत तक आक्रमण में रहेंगे। आखिरकार चलिए 1918 के अंत में हुए सैकड़ों दिनों के आक्रमण पर नजर डालते हैं। यह जर्मनी को पीछे धकेलने के लिए सहयोगी बलों के हमलों की एक श्रृंखला थी। यह फ्रांस में एमीन्स की लड़ाई के साथ शुरू हुआ, जहां टैंकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। जर्मनी की सेना वर्षों की लड़ाई के बाद थकी हुई और हतोत्साहित थी। सहयोगी बलों ने लाइन हिंडरबर्ग को तोड़ दिया। यह आक्रमण सीधे 11 नवंबर 1918 के शांति समझौते की ओर ले गया, जिसने युद्ध को समाप्त कर दिया। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ। ये लड़ाइयाँ पहली विश्व युद्ध की कौशल और क्रूरता को दर्शाती हैं। अरबों लोग खो गए और यूरोप का मानचित्र फिर से बनाया गया। युद्ध का परिणाम भविष्य के संघर्षों के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें दूसरी विश्व युद्ध भी शामिल है। इन घटनाओं को याद रखना और इतिहास से सीखना महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं उस तकनीकी बदलाव की जिसने पहली विश्व युद्ध के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। यह एक दिलचस्प विषय है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आइए दृश्य सेट करने से शुरू करते हैं। यह 1914 का साल है और यूरोप युद्ध के कगार पर है। औद्योगिक क्रांति दशकों से पूरी गति में है। नई तकनीकें तेजी से उभर रही हैं, लेकिन कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह नवाचार युद्ध के मैदान को कैसे बदल देगा। पहले चलिए मशीन गन के बारे में बात करते हैं। यह हथियार 19वीं सदी के अंत से मौजूद था, लेकिन पहली विश्व युद्ध के दौरान इसकी प्रभावशीलता एक नए स्तर पर पहुंच गई। मशीन गन प्रति मिनट सैकड़ों राउंड फायर कर सकती थी। अब हम खेल बदलने वाले आविष्कार टैंक की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने 1960 में सोम के युद्ध क्षेत्र में टैंक का परिचय दिया। यह सशस्त्र वाहन खाइयों को पार कर सकता था।
उन्होंने सैनिकों के लिए सुरक्षा और गतिशीलता में आग की शक्ति प्रदान की। प्रारंभिक टैंकों में निश्चित रूप से विश्वसनीयता की कमी थी, लेकिन उन्होंने आधुनिक सशस्त्र युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त किया। स्की में विमानन प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही थी। संचार प्रौद्योगिकी ने पहली विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टेलीफोन ने कमांडरों और सैनिकों के बीच तेजी से संचार की अनुमति दी। रेडियो धीरे धीरे महत्वपूर्ण होता गया, विशेष रूप से नौसेनाओं और वायु संचालन के समन्वय के लिए। लेकिन ये नई तकनीकें इंटरसेप्शन के लिए कमजोर थीं। इससे एन्क्रिप्शन और कोड ब्रेकिंग में प्रगति हुई। रासायनिक हथियार युद्ध की सबसे भयानक नवाचारों में से एक थे। क्लोरीन गैस का पहला उपयोग जर्मनी द्वारा 1915 में यप्रेस में किया गया था। बाद में फॉस्जीन और सरसों गैस जैसी और भी घातक गैसें विकसित की गईं। इन हथियारों ने अत्यधिक दुख का कारण बना और गैस मास्क के विकास की ओर ले गए। चिकित्सा प्रौद्योगिकी भी युद्ध के दौरान उन्नत हुई। घावों के इलाज और संक्रमण को रोकने के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया। एक्सरे के उपयोग ने डॉक्टरों को गोली के स्थान का पता लगाने में मदद की। रक्त आधान अधिक सामान्य हो गया, जिससे अनगिनत जीवन बचाए गए। पहली विश्व युद्ध के दौरान परिवहन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। रेलवे सैनिकों और आपूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। मोटर वाहन, जिसमें ट्रक और एम्बुलेंस शामिल हैं, अधिक सामान्य हो गए। इस बढ़ी हुई गतिशीलता का युद्ध पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। अब हम पहली विश्व युद्ध के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। घरेलू मोर्चे पर यह केवल सैनिकों और खाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि युद्ध के पीछे रह गए लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदल गई। महान युद्ध ने कई देशों में घरेलू मोर्चे पर गहरा प्रभाव डाला। चलिए हम अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। जब पुरुष युद्ध के लिए गए तो महिलाओं ने पारंपरिक पुरुष भूमिका निभाई। उन्होंने कारखानों, कार्यालयों और खेतों में काम किया। इस बदलाव ने युद्ध गतिशीलता को बदल दिया। इसने लिंग भूमिकाओं के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी युद्ध के दौरान 6.3% बढ़ गई। ब्रिटेन में उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की संख्या 1.5 मिलियन बढ़ गई। यह परिवर्तन केवल संख्याओं के बारे में नहीं था, यह सामाजिक मानदंडों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। इस युद्ध ने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को भी जन्म दिया। कई देशों में लोगों ने राशनिंग प्रणाली लागू की। लोगों को भोजन, ईंधन और अन्य आवश्यकताओं की सीमित पहुंच के अनुसार अनुकूलित होना पड़ा। ब्रिटेन में चीनी पहली वस्तु थी जिसे 1970 में राशन करने का प्रयास किया गया। 1918 में मांस, मक्खन, पनीर और मार्जरीन भी राशन किए गए। युद्ध प्रयास के लिए विशाल औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता थी और कारखाने उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से सैन्य आपूर्ति की ओर स्थानांतरित हो गए। इस परिवर्तन ने रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता को प्रभावित किया। लोगों को कम में काम चलाना सीखना पड़ा। उन्होंने विजय बागों में अपना भोजन उगाया। उन्होंने सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया। इस युद्ध का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। 1918 स्पेनिश फ्लू महामारी ने विश्व भर में लाखों जिंदगियां ली। 1919 ने विश्व भर में लाखों जिंदगियों का दावा किया। सैनिकों की आवाजाही संभवतः इसमें योगदान दे रही थी। युद्ध के कारण वायरस का प्रसार हुआ। शिक्षा भी एक ऐसा क्षेत्र था जो युद्ध से प्रभावित हुआ। कई स्कूलों को शिक्षक की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि शिक्षकों ने सेना में शामिल हो गए। कुछ स्कूल बंद हो गए या कम समय के लिए संचालित हुए। बच्चों को अक्सर घर पर अधिक जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इस स्थिति ने शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंताओं को जन्म दिया। युद्ध ने संस्कृति और मनोरंजन पर भी प्रभाव डाला। प्रचार सरकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। वे पोस्टर, फिल्में और संगीत का उपयोग करते हैं ताकि युद्ध के लिए समर्थन या नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सके।
चार्ली चैपलिन की फिल्म शोल्डर आर्म्स 1918 में बनाई गई, जो युद्धकालीन अनुभवों को संबोधित करने के लिए हास्य का उपयोग करती है। लोकप्रिय संगीत उस समय के मूड को दर्शाता है। जॉर्ज कोहेन द्वारा ओवर देयर जैसे गाने युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन करते हैं। देश ने यह भी बदल दिया कि लोग समाचार कैसे प्राप्त करते हैं। अखबार के प्रदाता नियमित रूप से मोर्चे से अपडेट करते हैं। इस जानकारी के निरंतर प्रवाह ने लोगों के मन में युद्ध को बनाए रखा। ये सेंसरशिप और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता के बारे में भी सवाल उठाता है। युद्ध का समाज पर गहरा तकनीकी प्रभाव पड़ा। परिवारों को विदेश में लड़ रहे प्रियजनों की चिंता हमेशा बनी रहती थी। समुदायों ने कठिन समय के दौरान एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट हो गए। सरकारों ने संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए नए कर लगाए और युद्ध बांड बेचे। यह वित्तीय बोझ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। भारत में युद्ध में भागीदारी ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया। इसी तरह की भावना अन्य उपनिवेशों में भी बढ़ी। 1918 में युद्ध का अंत यह नहीं दर्शाता था कि सब कुछ सामान्य हो गया। स्पेनिश फ्लू महामारी ने जीवन का दावा करना जारी रखा। फिर भी युद्ध ने सकारात्मक बदलावों को भी जन्म दिया। युद्ध के दौरान महिलाओं के योगदान के कारण 19वीं सदी के 20वें दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19वां संशोधन पारित किया, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। इसी तरह की प्रगति अन्य देशों में भी हुई। अब चलिए वर्साई की संधि और इसके दूरगामी परिणामों पर चर्चा करते हैं। यह सिर्फ एक पुराना कागज नहीं है, यह वह समझौता है जिसने पहली विश्व युद्ध को समाप्त किया और वैश्विक तनाव के लिए मंच तैयार किया। जिस संधि का वे मसौदा तैयार करने जा रहे हैं, उसके परिणाम इतिहास में गूंजेंगे। पहले आइए मुख्य खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। हमारे पास जॉर्ज क्लेमेंट हैं, ताज़ा प्रधानमंत्री जिसे बाघ के नाम से जाना जाता है। फिर एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड जॉर्ज हैं, जो सजा और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मत भूलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन आदर्शवादी हैं और स्थायी शांति की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे पास पराजित जर्मन हैं, जिन्हें बातचीत में आमंत्रित भी नहीं किया गया। अब यह वास्तव में जर्मनी के लिए क्या किया? खैर, इसने जर्मनी के लिए कुछ काफ़ी कठोर शर्तें निर्धारित की। सबसे पहले जर्मनी को युद्ध शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी थी। इसे युद्ध दोष खंड के रूप में जाना जाता था और यह जर्मनी के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं था। संधि ने जर्मनी पर भारी भुगतान भी लगाया। हम आज के पैसे में लाखों डॉलर की बात कर रहे हैं। यह वित्तीय बोझ जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और इसे फिर से खतरा बनने से रोकने के लिए था। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। जर्मनी को महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एलिस लॉरेंस फ्रांस वापस चली गई। पूर्वी जर्मनी के कुछ हिस्से नए बने पोलैंड को दिए गए और जर्मनी ने अपने सभी समुद्री उपनिवेश खो दिए। जर्मन सेना को भी गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सेना को केवल 100,000 पुरुषों तक सीमित किया गया। कोई टैंक, कोई वायुसेना और केवल एक छोटी नौसेना की अनुमति थी। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि जर्मनी एक और युद्ध शुरू न कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, यह तो काफ़ी कठोर लगता है। और आप सही होंगे। उस समय कई लोग, जिनमें कुछ सहयोगी नेता भी शामिल थे, इस बात को लेकर चिंतित थे कि ये शर्तें बहुत कठोर थीं। तो इस संधि के परिणाम क्या थे? खैर, जर्मनी में यह उपचार और अपमान और नाराज़गी और अपमान की गहरी भावनाओं का कारण बना। कई जर्मनों ने महसूस किया कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित किया गया है, खासकर क्योंकि उन्हें वार्ता प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस नाराज़गी ने चरमपंथी राजनीतिक
आंदोलन के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। इनमें से एक था नाजी पार्टी, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया। हिटलर ने इस संधि के प्रति गुस्से का उपयोग समर्थन प्राप्त करने और अंततः सत्ता में आने के लिए किया। आर्थिक परिणाम भी गंभीर थे। जर्मनी के लोगों को विशाल भुगतान करने में कठिनाई हुई। इससे 1920 के दशक में हाइपरइन्फ्लेशन हुआ, जहां पैसा लगभग बेकार हो गया। कल्पना कीजिए कि एक रोटी खरीदने के लिए आपको नकद की आवश्यकता है। इसके प्रभाव जर्मनी तक सीमित नहीं थे। इस संधि ने यूरोप का मानचित्र फिर से खींचा, नए देशों का निर्माण किया और सीमाओं को स्थानांतरित किया। इसने कई क्षेत्रों में निरंतर संघर्ष और तनाव को जन्म दिया। कई इतिहासकारों का तर्क है कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तों ने दूसरी विश्व युद्ध के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी लोग एक संधि के प्रभाव पर सहमत नहीं हैं। कुछ का तर्क है कि यह इतनी कठोर नहीं थी कि जर्मनी को अपनी सैन्य शक्ति को फिर से बनाने से रोक सके, जबकि अन्य कहते हैं कि असली समस्या संधि नहीं थी, बल्कि इसे लागू करने का तरीका था। चलिए हम थोड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद के दीर्घकालिक प्रभाव क्या थे। विश्व नेताओं ने महान युद्ध की गलतियों से सीखने का प्रयास किया। 1945 के बाद पराजित जर्मनी के साथ व्यवहार काफी अलग था। दंड के बजाय ध्यान पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एकीकरण पर था। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय संघ के गठन की ओर अग्रसर किया। तो हम इन सभी से क्या सीख सकते हैं? अब आइए पहली विश्व युद्ध के दौरान प्रचार पर चर्चा करें। सबसे पहले आइए पोस्टरों के बारे में बात करें। ये पहली विश्व युद्ध के दौरान हर जगह थे। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सड़क पर चल रहे हैं और एक विशाल रंगीन चित्र देखकर जो आपको सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। कैप्शन: आपके देश को आपकी जरूरत है। पोस्टर हमेशा लोगों को युद्ध बांड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब चलिए समाचार पत्र की ओर बढ़ते हैं। ये उनके समय के सोशल मीडिया थे। सरकारें जल्दी ही समझ गईं कि उन्हें कहानी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में समाचार पत्रों के संपादक रोजाना सरकार के साथ मिलते थे, यह तय करने के लिए कि कौन सी खबरें प्रकाशित की जाएं। दुश्मन को बुरा दिखाने के लिए आइए बात करते हैं कि प्रत्येक पक्ष ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे प्रस्तुत किया। सहयोगियों ने अक्सर जर्मनी को बर्बर के रूप में चित्रित किया। इस बीच जर्मन प्रचार ने सहयोगियों को लालची के रूप में चित्रित किया। उन्होंने अमेरिका की विविध जनसंख्या का उपयोग इसके खिलाफ किया, लेकिन यह केवल दुश्मन को बुरा दिखाने के बारे में नहीं था। प्रचार ने घर पर मनोबल बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। गाने और कविताएं सैनिकों की बहादुरी का जश्न मनाती हैं। अब यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। नई तकनीक के उपयोग। पहली विश्व युद्ध ने प्रचार उपकरण के रूप में फिल्म के जन्म को देखा। ये फिल्में फ्रंट लाइन को होम फ्रंट तक लाने का एक शक्तिशाली तरीका थी, लेकिन इन्हें भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। आइए सेंसरशिप को न भूलें, यह जानकारी को नियंत्रित करने का एक बड़ा हिस्सा था। सैनिकों के पत्रों को कड़ी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रचार केवल उनके अपने नागरिकों के लिए नहीं था। देशों ने तटस्थ राष्ट्रों को प्रभावित करने की भी कोशिश की। युद्ध में शामिल होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख लक्ष्य था। ब्रिटेन इस मामले में विशेष रूप से प्रभावी था, सांस्कृतिक संबंधों और साझा भाषा का लाभ उठाते हुए। अब चलिए कुछ विशेष अभियानों के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन में एक प्रसिद्ध पोस्टर था, आपने महान युद्ध में क्या किया, जिसमें एक आदमी को अपने बच्चों द्वारा उसके युद्ध योगदान के बारे में पूछे जाने का दृश्य दिखाया गया है। अब चलिए पहली विश्व युद्ध के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करते हैं। यह केवल लड़ाई और अजनबियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है कि कैसे एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया, सीमाओं से लेकर विश्वासों तक, प्रौद्योगिकी से लेकर समाज तक। चलिए राजनीतिक परिदृश्य से शुरू करते हैं। पहली विश्व युद्ध ने यूरोप और उससे आगे का नक्शा फिर से खींच दिया। शक्तिशाली ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य समाप्त हो गया, ऑटोमन साम्राज्य भंग हो गया, जर्मन साम्राज्य गणतंत्र में बदल गया।
इस विदेशी साम्राज्य की राख से नए राष्ट्र उभरे। पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया सभी युद्ध के बाद जन्मे। मध्य पूर्व पूरी तरह से पुनः आकारित हुआ। ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने क्षेत्र को काटकर इराक, सीरिया जैसे नए देशों का निर्माण किया। ये कृत्रिम सीमाएं संघर्ष का कारण बनी, जो आज तक जारी है और मृत्यु तक जारी रहेगी। परिवर्तन केवल गणित में नहीं थे। पहली विश्व युद्ध ने समाज की नींव को हिला दिया। युद्ध से पहले कई लोगों ने मानव प्रगति की अनिवार्यता में विश्वास किया। इस आशावाद को आधुनिक युद्ध की क्रूरता ने चूर चूर कर दिया। साहित्य, कला और संगीत ने इस नए अंधेरे विश्व दृष्टि को दर्शाया। समाज में महिलाओं की भूमिका में एक बड़ा बदलाव आया। जब पुरुष मोर्चे पर थे तो महिलाएं पारंपरिक पुरुष नौकरियों में कदम रखीं। वे कारखानों में काम करना चाहती थीं या महिलाएं कारखानों में काम करती थीं, बसों में सवारी करती थीं और यहाँ तक कि समर्थन प्रणाली में सेना में भी शामिल होती थीं। ब्रिटेन और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं ने अंततः मतदान का अधिकार प्राप्त किया। पहली विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव चौंकाने वाला था। यूरोप, जो कभी विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र था, पीछे रह गया। संयुक्त राज्य अमेरिका नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। जर्मनी, जो युद्ध के प्रभाव से बोझिल था, आर्थिक पतन का सामना कर रहा था। सैन्य संचार के लिए रेडियो तकनीक महत्वपूर्ण थी। यह एक प्रसारण उद्योग के रूप में शुरू हुआ। चिकित्सा में आवश्यकताओं से जन्मी प्रगति ने युद्ध के दौरान और बाद में अनगिनत जीवन बचाए। चेहरे की चोटों के इलाज के लिए प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकें विकसित की गईं और रक्त बैंकों की स्थापना की गई, जो आज भी जीवन बचाने का कार्य करती हैं। युद्ध का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। पहली विश्व युद्ध ने युद्ध की प्रकृति को ही बदल दिया। युद्धों के बाद नए राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। उपनिवेशी साम्राज्य जैसे कि ब्रिटेन ने भारत में और स्पेन ने लैटिन अमेरिका में दरकना शुरू कर दिया। अफ्रीका में 2 मिलियन से अधिक लोग सैनिकों या श्रमिकों के रूप में सेवा कर रहे थे। इस अनुभव ने उपनिवेशी शासन पर उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। भारत में युद्ध प्रयासों में योगदान मजबूत हुआ और स्वतंत्रता की मांग की गई। यहाँ तक कि तटस्थ देशों जैसे अर्जेंटीना में भी युद्ध ने व्यापार को बाधित कर दिया। पहली विश्व युद्ध का सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा था। लेखकों और कलाकारों की खोई हुई पीढ़ी उभरी। उन्होंने विश्व मूल्यों पर सवाल उठाए। जाज संगीत, जो अमेरिकी सैनिकों द्वारा यूरोप लाया गया, महाद्वीप भर में फैल गया। यह शक्ति या युद्ध के बाद के युग का साउंड ट्रैक बन गया। समाज में विज्ञान की भूमिका ड्रामेटिकली बदल गई। युद्ध ने वैज्ञानिक प्रगति की रचनात्मक और विनाशकारी संभावनाओं को उजागर किया। इसने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सरकारी फंडिंग में वृद्धि की। इसने विज्ञान के उपयोग के बारे में जातीय बहसों को भी जन्म दिया, जो आज भी जारी हैं। पहली विश्व युद्ध ने यह भी बदल दिया कि हम अज्ञात सैनिकों के सिद्धांत को कैसे याद करते हैं। युद्ध के अंत के बाद एक संक्षिप्त आर्थिक उछाल देखा गया, लेकिन इसकी नींव कमजोर थी। महान मंदी इसके बाद आई, जो आंशिक रूप से युद्ध के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों के कारण थी। युद्ध का सामूहिक आघात हर चीज को प्रभावित करता था, जिसमें पालन पोषण की शैली से लेकर लोकप्रिय मनोरंजन तक शामिल था। अब चलिए दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों पर चर्चा करते हैं। युद्ध जटिल गठबंधनों और तनावों की लहर के कारण शुरू हुआ। आइए पहले कुछ प्रमुख साम्राज्यों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य। यह साम्राज्य सदियों से अस्तित्व में था और केंद्रीय यूरोप में एक प्रमुख शक्ति था। यह एक विविध साम्राज्य था, हालांकि यह विविधता आंतरिक तनाव का भी कारण बनी। युद्ध ने साम्राज्य पर भारी दबाव डाला। युद्ध के अंत तक ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया था। यह कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेक
और स्लोवाकिया शामिल हैं। अगला, आइए ऑटोमन साम्राज्य पर विचार करें। यूरोप का बीमार आदमी कहे जाने वाला ऑटोमन साम्राज्य कई वर्षों से गिरावट में था। पहली विश्व युद्ध ने इस एक बार शक्तिशाली साम्राज्य को अंतिम झटका दिया। ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी के साथ गठबंधन किया ताकि खोई हुई भूमि को पुनः प्राप्त किया जा सके, लेकिन उन्हें कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्य ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विशाल क्षेत्रों को खो दिया। युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। तुर्की एक नए गणराज्य के रूप में उभरा, जबकि अन्य क्षेत्रों ने अलग अलग राष्ट्रों का रूप ले लिया। महान युद्ध के दौरान रूस साम्राज्य में भी एक नाटकीय परिवर्तन आया। प्रारंभ में सहयोगियों का हिस्सा होने के नाते रूस को एक गंभीर सैन्य विफलता का सामना करना पड़ा। खाद्य संकट और आर्थिक समस्याएं प्रमुख मुद्दे बन गई। ब्रिटिश साम्राज्य, जो जीतने वाली पक्ष में था, युद्ध से गहराई से प्रभावित हुआ। संघर्ष ने ब्रिटेन के संसाधनों और मानव शक्ति पर बोझ डाला। इसने भारत जैसे विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग को तेज किया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के धीरे धीरे विघटन का मंच तैयार हुआ। जर्मनी ने क्षेत्र खो दिए और कठोर दमन का सामना किया। यह स्थिति बाद में नाजी जर्मनी के उदय में योगदान करेगी। यह युद्ध केवल यूरोप को ही नहीं, बल्कि इसके प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए गए। मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य के पतन ने नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया। अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश विजयी शक्तियों के बीच बांट दिए गए। यह युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का भी प्रतीक था। इनमें से कुछ संघर्ष आज भी जारी हैं। युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विशाल था। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे खराब ऋणदाता राष्ट्र बन गया। यूरोप, जो कभी वैश्विक वित्त का केंद्र था, अब गहरे कर्ज में डूबा हुआ था। पहली विश्व युद्ध वास्तव में दुनिया के इतिहास में एक मोड़ था। इसने पुराने आदेश का अंत और आधुनिक दुनिया का जन्म चिह्नित किया। साम्राज्य के पतन ने वैश्विक मानचित्र को फिर से आकार दिया। तो दोस्तों, यह सब पहली विश्व युद्ध के बारे में है। नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को अधिक ऐतिहासिक गहराई के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें कि इतिहास को समझना हमें वर्तमान में नेविगेट करने और भविष्य को आकार देने में मदद करता है।